हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पौधे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इनका जो सोर्स है वो अक्सर सॉइल होता है, सॉइल से ही मिलता है इनको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को, प्लांट्स को। तो वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है आयरन, Fe, जिसको सिंबल Fe से डिनोट करते हैं। ये ऑक्साइड्स के रूप में मिट्टी में पाया जाता है और इसकी प्रेजेंस को कैसे पता लगा सकते हैं कि आयरन है। मिट्टी का जो कलर है वो रेड ब्राउन कलर का होता है आयरन की उपस्थिति के कारण, और पौधा जो है इनको फेरिक आयंस के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमें पढ़ना है रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आयरन के क्या क्या कार्य हैं पौधे में वो देख लेते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है, ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। एन इलेक्ट्रॉन कैरियर है इन रेस्पिरेशन। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप करते हैं, उसको तेज कर देते हैं, उनको कैटालिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम्स करते हैं सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट, और एंजाइम्स की स्पीड को कौन बढ़ा देता है? आयरन। तो आयरन को बोलेंगे कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। रेस्पिरेशन जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तब उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब वाहक की तरह ये आयरन कार्य करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिविंग्स का प्रमुख कैरेक्टर है श्वसन, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा है, ये कंस्टिट्यूएंट है ऑफ साइटोक्रोम का और फेरिडॉक्सिन का। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो सेल में बनते हैं विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए। तो उसका ये एक घटक होता है आयरन। उसके अलावा तीसरा है, ये एक्टिवेटर है एंजाइम्स का। एंजाइम्स को एक्टिव मोड में लाता है, बढ़ाता है उसकी रिएक्शन को। कौन कौन से एंजाइम्स के साथ आप इसको लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर कैटालेस की कोई रिएक्शन हो रही है तो साथ में आयरन मिलेगा आपको। उसी प्रकार से पर ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, उसमें भी आयरन जो है वो एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज जिसमें होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं पौधे। तो नाइट्रेट रिडक्टेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। और आखिरी है इसका, इट इज़ असेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल का बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति के नहीं हो सकता। और क्लोरोफिल अगर बनना है तो उसके लिए आयरन का होना बहुत आवश्यक है, तो ये असेंशियल है। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट प्रक्रियाओं में आयरन की भागीदारी देखी जा सकती है। दूसरा, अगर मिट्टी में आयरन की कमी है तो पौधे में भी कमी होगी, और फिर ये सारी प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी। तो जब सॉइल टेस्टिंग की जाती है और अगर उसमें ये चीज़ कम होती है तो उसको फेरस सल्फेट डालकर उस कमी को पूरा किया जाता है। मैंने ब्रैकेट में लिखा है, फेरस सल्फेट ऐड किया जाता है मिट्टी में। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट है मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो भी एक्टिवेटर है एंजाइम्स का। और कॉमन एंजाइम्स नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेजेस जितने होते हैं, पर ऑक्सीडेजेस जितने होते हैं, डीहाइड्रोजिनेजेस हैं, डी कार्बोक्सिलेसेस हैं, और काइनेजेस, ये ग्रुप हैं एंजाइम के। और पर्टिकुलर कोई भी एंजाइम जो है उसमें अगर मैंगनीज जुड़ जाए तो उसकी रिएक्शन की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मैंगनीज भी इम्पॉर्टेंट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, और ये डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयरन, आयरन की घुलनशीलता को ये कम करता है। मैंगनीज की कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में मैंगनीज सल्फेट मिलाया जाता है। तो एंजाइम्स जो हैं वो उनके ये सब एक्टिवेटर हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। अब आते हैं तीसरा इम्पॉर्टेंट, जो कि है कॉपर। कॉपर जो है वो भी
उसका भी कार्य कैटालिस्ट ही है और ये कंस्टिट्यूएंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, मतलब एंजाइम का एक घटक है। फिनॉल ऑक्सीडेज ये भी एक एंजाइम है, इसका ये घटक है। और प्लास्टोसाइनिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो पीसी जिसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन, उसको भी बनाने में कॉपर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कॉपर जो है कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन करता है। CN रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी आप इतना याद रखिए कि कॉपर जो है वो कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस को बनाए रखता है। चौथा है इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बहुत जटिल प्रक्रिया और आवश्यक प्रक्रियाएं हैं पौधे में, तो उसके लिए कॉपर का होना अच्छी तरह से पूरा हो जाए ये प्रोसेस, तो कॉपर की आवश्यकता पड़ती है। कॉपर सल्फेट के रूप में मिट्टी में कमी होने पर ये सप्लीमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक का जो रोल है वो भी यही है कि ये कंपोनेंट है एंजाइम्स का। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, ये 2 एंजाइम आपको याद रखने पड़ेंगे नाम। उसके अलावा जिंक का रोल RNA सिंथेसिस, RNA के बनने में जिंक की भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जिंक का रोल जरूरी होता है। ऑक्सिन जो है ग्रोथ हार्मोन, उसमें एक प्रिकर्सर होता है जो शुरुआत करता है ऑक्सिन बायोसिंथेसिस को, उसको कहते हैं ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन जो है वो तभी बनता है अगर उसको जिंक मिल जाए, तो ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है जिंक। और क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी जिंक की भूमिका नोट की गई है। उसी प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करता है जिंक। तो सारी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया इनके बिना नहीं हो सकती। अगला है मॉलिब्डेनम, जो कि क्या क्या काम करेगा देखते हैं। ये है इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम N2 फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। निफ जीन होता है जिससे ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। हर पौधा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता, तो ये एंजाइम के लिए मॉलिब्डेनम का होना ज़रूरी है। कुछ एंजाइम्स नोट कर सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेसिस एंड फॉस्फेटेजेस, जिसमें एक्टिवेटर है ये एंजाइम का, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कोफैक्टर है, एस्कॉर्बिक एसिड के सिंथेसिस में कोफैक्टर की तरह काम करता है। 2 टर्म आएंगे आगे जब एंजाइम पढ़ेंगे, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर, तब हम डिटेल में समझेंगे। तो एस्कॉर्बिक एसिड इम्पॉर्टेंट है पौधे में और उसका ये कोफैक्टर होता है। फिर ये नोड्यूल फॉर्मेशन आपने ज़रूर पढ़ा होगा 11th-12th में। कुछ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसको नोड्यूल बोलते हैं, और इन गांठों को अगर सेक्शन काटें तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें होता है, और बैक्टीरिया जिम्मेदार है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। ये नोड्यूल बनते हैं लेग्यूम्स में, दाल वाली दलहन जो फसलें होती हैं उसमें नोड्यूल पाए जाते हैं, जैसे मूंगफली है, दालें हैं, अरहर है, चना है, तो मटर है। तो क्या होता है कि नोड्यूल जो होने से नाइट्रोजन की कमी ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है, इसलिए इन पौधों में यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से मॉलिब्डेनम जितना अच्छे से सफिशिएंट मात्रा में होगा उतने नोड्यूल बनेंगे और उतना अच्छा पौधे को फ़ायदा होगा। फिर आते हैं हम बोरेक्स पे। इसका रोल है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। शुगर जहाँ बन जाती है उसको अगर बन के एक जगह रह जाए कोशिका में तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो उसका एक स्थान से दूसरी स्थान पे पहुंचना आवश्यक है, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो शुगर का ट्रांसलोकेशन अच्छे से बोरेक्स की उपस्थिति में होता है।
इसके अलावा बोरॉन का जो है रोल है रिप्रोडक्शन में जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, वो जर्मिनेशन को ये अच्छी तरह से हो पाता है इसकी उपस्थिति में। अगर ये बोरॉन नहीं है तो ये बाधित होता है, तो रिप्रोडक्शन में इसका रोल हो गया। उसके अलावा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अफेक्टेड बाय इट, मतलब बोरॉन की उपस्थिति से पौधों में पुष्पीकरण और फलों के लगने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आरएनए एंड फिनॉल मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है। उसके बाद एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन पौधे करते हैं वो दो प्रकार से होता है, एक है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। जब पैसिव होता है तो उसके लिए पौधे को एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती, लेकिन जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉल्ट्स का, मिनरल्स का, तो उसके लिए पौधा एनर्जी खर्च करता है, और एनर्जी खर्च करता है तो पौधे में एनर्जी बननी चाहिए तब वो खर्च कर पाएगा। तो एब्जॉर्प्शन में जो एक्टिव करने के लिए बोरॉन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जब कोशिका विभाजन के समय जो सेल डिवीज़न जब होता है तो उसमें दो सेल्स के बीच में दो प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, दोनों को जो जोड़ता है वो है कैल्शियम पैक्टेट, जिससे कि बाद में मिडिल लैमेला बनता है। तो मिडिल लैमेला बनने से ही एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ जाती है, तो कैल्शियम पैक्टेट बनेगा तभी तो कोशिका जुड़ेगी, तो उसको बनाने में बोरॉन का रोल होता है। और अब आते हैं हम क्लोरीन पर। क्लोरीन सॉइल सोर्स है, क्लोराइड आयंस के रूप में पौधा इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इसका रोल है स्टिमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत जटिल है, और अगर ये नहीं होती तो हम लोग मतलब हमारा जीवन नहीं होता, मतलब हम खाते क्या, हर कोई तो नॉन वेजिटेरियन भी हो तो एनिमल्स भी प्लांट्स पे ही डिपेंड है, तो बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ की कल्पना हो नहीं सकती। तो क्लोरीन की उपस्थिति बढ़ावा देती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को कि वो अच्छे से हो, और ये एंजाइम एक्टिवेटर भी है। तो कहाँ पर एक्टिवेट करेगा, कौन से एंजाइम को, ये जो फोटोसिंथेसिस दो चरणों में पूरा होता है, एक होती है हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो हिल रिएक्शन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पौधा फोटोसिंथेसिस करता है प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो पहले पानी जब टूटता है लाइट रिएक्शन में, तब जाकर ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन जो है प्राणवायु वो हिल रिएक्शन के दौरान निकलती है पानी के ब्रेकडाउन से, तो उसके जो एंजाइम्स हैं उसको क्लोरीन एक्टिवेट कर देता है, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि ये प्रक्रिया अच्छे से हो। तो सारी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया पौधे में जो चलती हैं वो सब एंजाइम्स के द्वारा होती हैं, और जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देख लिया। और अब जब इनकी कमी हो जाती है अगर मिट्टी में, तो जो सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देता है डेफिशिएंसी का वो है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का लॉस होता है तो धीरे धीरे वहाँ पर भोजन की कमी हो जाएगी पौधे में, और फिर सेल्स की डेथ होने लगती है, जिसको फिर फॉलोड बाय नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज़। और फिर जो टिप जो होती है पौधे की, जहाँ से वो बड़ा हो रहा होता है, उसकी बर्निंग हो जाती है, वो जल जाता है, वो बड़ा होना रुक जाता है, तो पूरी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। और जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों की कमी होने पर किसान को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है और स्प्रे करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट मिट्टी में मिलाने पड़ते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो इनकी डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी के कारण होती हैं और हमको उससे इकोनॉमिकली हमको हम लॉस में जाते हैं। तो इसलिए हमें क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है और आप लोगों के यहाँ भी फार्मिंग होती है, तो पढ़ने का मतलब सिर्फ नंबर लाना नहीं है, आप उसको नॉलेज को अपने उसमें प्रैक्टिकली वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो भी खेती आपके यहाँ हो रही है घर पर, उसमें आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।